सब यूपी बोर्ड है, सीबीएसई बोर्ड वाला भी है? नहीं सर, ये देश यूपी बोर्ड बोर्ड। तो हिंदी में ही ट्रांसलेट रहेगा है? जी बच्चे आएगा तो सोचिए तो शुरू करो वीडियो शुरू करो। देखिए सब्जेक्ट आपने सुना होगा एसएससी में, जीएस में, अब आपको बता मेंस में जीएस का भी बहुत बड़ा रोल है। इंडियन पॉलिटी इंग्लिश में बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं भारतीय राज्य व्यवस्था। पहले समझना, लिखने का काम बाद में जब मैं कहूँ तब लिखो। राज्य व्यवस्था, किसी भी देश में आप रहते हो, किसी भी घर में आप रहते हो, किसी भी विद्यालय में पढ़ते हो, तो उस विद्यालय को, उस स्कूल को या उस विद्यालय को या उस घर को या उस देश को चलाने के लिए एक सिस्टम अपनाया जाता है, एक व्यवस्था अपनाई जाती है। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? राज्य व्यवस्था। क्योंकि हम लोग भारत की बात कर रहे हैं, इसीलिए इसका नाम क्या है? भारतीय राज्य व्यवस्था। यानी हमारे देश को चलाने के लिए एक सिस्टम अपनाया गया है, उसी को हम क्या बोलते हैं? और हमारे देश का जो चलाने वाला सिस्टम है वो किसके थ्रू चलता है? तो आप सभी ने सुना होगा किसके थ्रू? संविधान। संविधान कोई पूछे तो आसान भाषा में इसको तोड़ दो, सम प्लस विधान। सम का मीन्स होता है समान और विधान का मीन्स होता है कानून। ऐसे नियम या कानून जो सबके लिए बराबर होते हैं उसी को क्या बोलते हैं? आगे बात समझ लो। तो हमारे देश को चलाने के लिए जो व्यवस्था है वो कौन सी है? राज्य व्यवस्था। किससे चलती है हमारी व्यवस्था? संविधान। संविधान क्या? ऐसे नियम कानून जो सबके लिए क्या हो? बराबर। अब हमारी जो राज्य व्यवस्था है इसके 4 स्तंभ हैं। सबसे पहला स्तंभ है विधायिका। ये शब्द अभी थोड़े अटपटे लगेंगे लेकिन धीरे धीरे आप इन सबको सीख जाओ। दूसरा स्तंभ है कार्यपालिका। तीसरा स्तंभ है न्यायपालिका। ये थोड़ा समझ में आ रहा होगा नाम, ठीक है। पहले हमारी भारतीय राज्य व्यवस्था के 3 स्तंभ थे या 3 पिलर्स थे। आ जाइए। देखिए किसी भी देश को चलाने के लिए क्या चाहिए हमें? बिना नियम कानून के कोई देश चल सकता है? मोटे तौर पे अभी समझो, इन कानूनों को बनाने का काम कौन करती है? विधायिका। कानून जब बन गए तो भैया उनको लागू भी तो करवाओगे, तो उनको लागू करने का काम कौन कराएगी? और जब कानून बनेंगे तो कानून टूटेंगे भी, यानी उनका उल्लंघन भी होगा, तो न्याय देने का काम कौन करेगी? न्यायपालिका। मोटे तौर पे काम समझ गए। कानून बनाने का काम, कानून को शुद्ध हिंदी में विधि भी कहा जाता है। आपने सुना होगा भारत के विधिकार कौन है? बी.आर. अम्बेडकर। तो विधि से याद रख लेना कि कानून बनाएगा, कार्यपालिका लागू करेगा, न्यायपालिका क्या देगा? मोटे मोटे तौर पर, ठीक है। अभी लिखने का समय आएगा तब हम समझ दे देंगे। दूसरी चीज, भारत में जो व्यवस्था चलती है बेटा वो दोहरी व्यवस्था चलती है। दोहरी व्यवस्था कैसे चलती है? दोहरी व्यवस्था, ठीक है। इसको हम लोग कह सकते हैं द्वैध शासन। हिंदी में क्या बोलेंगे? द्वैध शासन। द्वैध शासन का मतलब होता है शुद्ध हिंदी में दोहरा शासन। जब एक व्यक्ति पे कोई 2 लोग शासन करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? जैसे आप हो, यहाँ पे आप हो, अब एक तरफ आपके ऊपर कौन सी सरकार है? केंद्र सरकार या सेंट्रल गवर्नमेंट। मोदी जी बैठे, मोदी जी कोई कानून बनाएंगे वो भी आपको मान्य है। दूसरा स्टेट में, यानी कि आप जिस राज्य में रहते हो, उत्तर प्रदेश, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, वो भी कोई कानून बनाएंगे वो भी बना। तो हम लोगों को टोटल कितने लोग राज कर रहे हैं? इसीलिए भारत की जो शासन व्यवस्था है वो कैसी कही जाती है? पढ़ने की आसानी के लिए विधायिका को भी हम 2 हिस्सों में पढ़ेंगे, एक सेंट्रल गवर्नमेंट यानी संघ सरकार और दूसरी कौन सी? राज्य सरकार। ऐसे ही कार्यपालिका को भी 2 हिस्से हैं, एक संघ सरकार और एक राज्य सरकार। हमारी विधायिका दोहरी है, कार्यपालिका दोहरी है, लेकिन न्यायपालिका एकल है। अभी लिखवा भी दूंगा, लेकिन पढ़ने के लिए सरल तरीका हो जाए इसीलिए हम इसको क्या बोल देते हैं? इसको भी 2 हिस्सों में पढ़ेंगे, संघ और। अगली बात समझ में। पहले हमारी राज्य व्यवस्था के 3 स्तंभ थे। अब मान लो ये तीनों अपना काम सही से ना करें, ये तीनों अपना काम सही से ना करें, तो चौथी जिम्मेदारी दी गई है, चौथा स्तंभ बनाया गया है किसको? प्रेस या मीडिया। आज आप देखते ही हो सोशल मीडिया की पावर को, कुछ भी होगा तो आपसे पूछे वर्तमान में हमारी राज्य व्यवस्था के कितने स्तंभ हैं? 4। विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, चौथा कौन सा जुड़ा है? कि अगर ये तीनों अपना काम सही से ना करें तो आप इन तीनों की सच्चाई जनता के सामने लाएं। आगे बात समझ में। अब देखो विधायिका का काम क्या था? कानून बनाने का। आप सभी को मोटे तौर पे पता होगा कानून कौन बनाती है केंद्र में? अब ये परिचय हो रहा है, केवल इंट्रोडक्शन देख रहे, घबराना मत इन शब्दों से, आने वाले दिनों में यही पढ़ने।
संसद के दो सदन होते हैं, एक लोकसभा और एक क्या होता है, राज्यसभा। बिल्कुल ठीक है। और तीसरा अभिन्न अंग होता है इसका कौन, राष्ट्रपति। भारत सरकार जब कोई कानून बनाती है ना, तो पहले ये दो सदन पास करेंगे और बाद में हस्ताक्षर कौन करता है, तभी कानून बनता है। अभी बात समझ में नहीं? जैसी केंद्र में संसद होती है, ऐसे ही राज्य में बेटा होती है विधानमंडल। हर राज्य की राजधानी जो होगी, हमारी भी लखनऊ में है विधानमंडल। जैसी लोकसभा होती है, ऐसी होती है विधानसभा। विधायक सुने हैं? अरे इसको इंग्लिश में बोलते हैं MLA, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, विधायक। ऐसे ही जैसी राज्यसभा होती है, ऐसी होती है विधान परिषद। जो पढ़ेंगे इनको डिटेल में, तब इतनी सारी जानकारी आपको मिलती रहेगी। इनको इंग्लिश में बोलते हैं MLC, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। ठीक, जैसा राष्ट्रपति होता है वैसे ही राज्य में कौन होगा, याद रखना, राज्यपाल। यहाँ तक कोई दिक्कत? आगे बढ़े। कार्यपालिका में देखिए, कार्यपालिका कानून लागू कौन कराएगा, सबसे ऊपर कौन है, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति का साथ देंगे कौन, हमारे उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति का साथ देंगे कौन, हमारे प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री का साथ कौन देंगे, हमारे महान्यायवादी। हो सकता है ये शब्द आपने ना सुना हो, इसको इंग्लिश में बोलते हैं अटॉर्नी जनरल। आपसे कोई पूछे भारत का सबसे बड़ा कानूनी अधिकारी कौन है, कानून अधिकारी सबसे बड़ा कौन होता है, हमारा महान्याय, अटॉर्नी जनरल। जैसे अभी आपकी और मेरी या किसी भी दो व्यक्तियों की लड़ाई हो गई, वो पुलिस पकड़ेगी उन्हें, उनका केस कहाँ जाएगा, कोर्ट में। कोर्ट में केस लड़ने के लिए वो क्या रखेंगे, अपना एक वकील रखेंगे कि नहीं। तो ऐसे ही अगर हम सरकार के केस करते हैं, तो कोई तो व्यक्ति होगा जो सरकार के केस लड़ता होगा। तो भारत सरकार का वकील या भारत सरकार के केस लड़ने का काम कौन करता है, आगे बात समझ। बाकी जब आर्टिकल 148 76 में पहुंचेंगे तब इसको बताएंगे डिटेल। अगला देखिए कौन आ जाता है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। हो सकता है ये भी आपने ना सुना हो, लेकिन कोई बात नहीं। और SSC के पिछले पेपर देखोगे तो सबसे पसंदीदा टॉपिक है ये उसका। एक प्रश्न तो निश्चित आपको मिल रही है यहाँ से, ठीक है। इंग्लिश में बोलते हैं कंट्रोलर ऑडिटर जनरल। आर्टिकल 148 में इसकी चर्चा है। मोटे तौर पे बता देता हूँ ये काम क्या करता है। आप लोग टैक्स देते हो कि नहीं, कौन कौन टैक्स देता है, सभी देते हैं। सभी देते हैं, बिल्कुल सही बात है। कुछ लोग कैसे देते हैं, डायरेक्ट यानी प्रत्यक्ष, और कुछ लोग कैसे देते हैं, प्रत्यक्ष टैक्स। जब इकोनॉमी आप पढ़ोगे जो भी सर पढ़ाएंगे वो बताएंगे। प्रत्यक्ष कर वो होते हैं जो सीधे रुपए के रूप में दिए जाए, जैसे इनकम टैक्स। जब भी आप पैसा कमाओगे, आपकी सैलरी ज्यादा होगी तो आपका इनकम टैक्स सरकार काटेगी। अप्रत्यक्ष कर, आपके भारत में सुई से लेके हवाई जहाज तक कुछ भी खरीदो, उस पर आपको कुछ ना कुछ GST देनी है, तो इसका मतलब टैक्स सभी दे रहे हैं। अब ये टैक्स का पैसा कहीं तो जाके इकट्ठा होता होगा, और किसी पैसे को कहते हैं संचित निधि। बहुत बार सुना होगा राष्ट्रपति का वेतन संचित निधि पर भारी, तो वो संचित निधि यही है, आर्टिकल 266। आगे बात समझ में, जो पैसा टैक्स के रूप में इकट्ठा हो। आप बताओ, आपको कल जब नौकरी लगेगी, मान लो आपकी तनख्वाह 50,000 है, तो 50,000 महीने पूरे खर्च कर दोगे, उसको बचा के रखोगे सेविंग इमरजेंसी के लिए। तो भारत सरकार की इसमें से कुछ पैसा बचा के रखती है इमरजेंसी के लिए, इसको बोलते हैं आकस्मिक निधि। क्या बोलते हैं, इंग्लिश में इमरजेंसी फंड। 267 आर्टिकल में पढ़ेंगे, दोनों मतलब समझ गए। अब एक बात बताओ, एक बात अगर हम बताएं, इस पैसे का कोई तो लेखा जोखा यानी हिसाब किताब रखता होगा, कितना पैसा आ रहा है, कितना पैसा जा रहा है, रखेगा कि नहीं। तो वो हिसाब किताब रखने वाला व्यक्ति कौन है, हमारा। आगे समझ में इसका काम क्या है, जितना पैसा कलेक्ट हो रहा है, कितना खर्च हो रहा है, बस हिसाब किताब रखिए, ठीक है। जैसा राष्ट्रपति वैसे राज्य में भी कौन होता है आपको, राज्यपाल, बिल्कुल ठीक है। जैसा उपराष्ट्रपति ऐसा उपराज्यपाल मत कहना, उपराज्यपाल होते हैं केंद्र शासित प्रदेशों। आप बिल्कुल सही हो, केंद्र शासित, लेकिन हम लोग अभी क्या पढ़ रहे हैं, आगे बात समझ। जैसा प्रधानमंत्री वैसा कौन होता है, बिल्कुल सही, मुख्यमंत्री। जैसे महान्यायवादी ऐसे कौन होता है, महाधिवक्ता। इसको इंग्लिश में बोलते हैं एडवोकेट जनरल, ठीक है।
और जैसा कैग होता है ऐसा कोई पद नहीं, कोई अकेले ही सारा काम संभालते। ठीक है, यहाँ तो कोई समस्या नहीं। न्यायपालिका में सबको पता है सबसे ऊपर कौन सा कोर्ट है, उच्चतम या जिसको बोलते हैं सुप्रीम कोर्ट। राज्य में आ जाए तो कौन है बेटा, हाई कोर्ट। और एक कोर्ट और होता है जिसको हम लोग बोलते हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हिंदी में जिला न्यायालय, जिसे हम आम भाषा में कचहरी बोलते हैं। ये तीन ही होते हैं, हमारे संविधान में हमें तीन ही पढ़ने। आपने मुकदमा सुना होगा, एक मुकदमे होते हैं कौन से, वकीलों के नाम क्या है कुछ देखे ही होंगे लिखते। एक होते हैं दीवानी, एक होता है दीवानी में कौन से केस आते हैं, गलत बोलोगे लेकिन बोल सकते हैं। देखो ऐसे याद रखो, मतलब किसी भी चीज को याद रखना है। आदमी दीवाना गाय का होता है, रुपए पैसे जमीन जाएगा, गाय का दीवाना है। दीवानी वाले केस समझ गए, रुपए पैसे। फौजी आदमी लड़ने के लिए तो जाता है फौज में, लड़ाई झगड़े वाले केस किस में आ गए। अब मान लो कोई व्यक्ति एक है, चाहे मैं हूँ, मैंने किसी व्यक्ति का सिर फोड़ दिया, मानना है फोड़ा नहीं है, ठीक है, तो सबसे पहले मेरा केस कहाँ जाएगा, जहाँ केस हार गया मैं, फिर मैं अपील कहाँ कर दूंगा, यहाँ भी मैं केस हार गया फिर मैं अपील कहाँ कर दूंगा, इसके बाद मैं अपील नहीं कर सकता। भारत की सबसे बड़ी अपीलीय न्यायालय हमारी कौन सी है, सुप्रीम। याद रखें। दूसरा ये सिस्टम है, डिस्ट्रिक्ट जाओगे, हाई जाओगे, सुप्रीम जाओगे। आप ऐसा नहीं सीधे सुप्रीम चले जाओ फिर हाई कोर्ट आओ, नहीं, इसको बोलते हैं एकीकृत न्यायिक व्यवस्था, हम ब्रिटेन में पढ़ेंगे। तो ये एक सिस्टम, कुछ केस स्पेशल होते हैं जो सीधे यहाँ भी जाएंगे यहाँ भी जाएंगे, वो आपको आगे पता है। ठीक, इसके बाद क्या नहीं अपील कर सकते हो। अब मुझे सजा दे दी, मान लो 10 साल की सजा हो, लेकिन तब भी एक व्यक्ति है जो मेरी सजा को कम या माफ कर सकता है, कौन, आर्टिकल 71 में है राष्ट्र। लेकिन मैं यहाँ अपील नहीं कर सकता, इनसे क्षमा मांगूंगा कि भैया मेरी सजा को क्या कर दो, अगर ये मन होगा तो सजा कम भी कर सकता है। हाँ, अगली बात समझ में। अब आप सोचोगे सर यहाँ राज्यपाल भी होना चाहिए, राज्यपाल भी आर्टिकल 161 में क्या करता है, सजा माफ, लेकिन यहाँ राज्यपाल को नहीं रखते। क्यों, राज्यपाल मृत्युदंड को माफ नहीं करता, मृत्युदंड और सेना न्यायालय द्वारा जो कोर्ट मार्शल होते हैं उसको माफ नहीं कर सकता, इसीलिए इसको यहाँ का हिस्सा नहीं। अगली बात समझे। प्रश्न पूछेगा ऐसा कौन सा पद है जो विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका तीनों काम में, तो कौन दिख रहा है आपको, राष्ट्रपति। याद रहेगा। ओवरऑल आने वाले दिनों में बस यही एक ढांचा है जो हमें तैयार करना है पढ़ने की, इतना पढ़िए समझ लो क्वालिटी कम, ठीक है। अब नोट कर लीजिए, कोई डाउट हो तो बता दीजिए। महान्यायवादी कौन है, किसी को पता है इस समय, अटॉर्नी जनरल। अपनी करंट की अपडेट रखते रहो, लिखते रहना, पढ़ते रहना। आर वेंकट रमणी इस समय है, जाओ तो लिख लेना कहीं पे, आर वेंकट रमणी। और कैश कौन है, गिरीश चंद्र मुर्मू। बाकी सब पता ही होंगे आपको, राष्ट्रपति पता ही होंगे, राज्यपाल पता ही होंगे, मुख्यमंत्री पता ही होंगे।
हाई कोर्ट कितने हैं इस समय भारत में? हाई कोर्ट 25। याद रखना, सुप्रीम कोर्ट एक ही होता है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हर जिले में एक होगा, उसकी गिनती आप याद रखो। हाई कोर्ट सर अपना राज्य हर एक राज्य का होता है? जरूरी नहीं है, अगर हर एक का होता तो 28 राज्य है, कैसे होता? दो एक छोटे राज्य है तो 2 या 2 का 3 का भी टुकड़े बना देते हैं। अगर चंडीगढ़, हरियाणा, पंजाब की टोटल तो 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश में टोटल 36 होने चाहिए राज्य में। वो भी पता है कि जब पढ़ेंगे हम तो देखिए आप देखिए आपको 2 लाइनें लिखवा दी, लिख लीजिए नोट करके 2 लाइनें लिख लीजिए। देखिए पहली लाइन, देखिए भारतीय राज्य व्यवस्था क्या, भारतीय राज्य व्यवस्था के वर्तमान में, भारतीय राज्य व्यवस्था के वर्तमान में 4 स्तंभ है, 4 स्तंभ है। स्तंभ को पिलर बोल देते हैं, 4 स्तंभ है। देखिए विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका और प्रेस या मीडिया, 4 स्तंभ है, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका और प्रेस या मीडिया। ठीक है, ब्रैकेट में ऐसे डालो, मूल रूप से कितने थे? मूल रूप का मतलब होता है शुरुआती दौर में, तो शुरुआती दौर में यही 3 थे, ये याद रखें। ठीक है, एक पॉइंट और लिखेंगे आगे। देखिए हमारी विधायिका, हमारी विधायिका दोहरी है, दोहरी है, कार्यपालिका दोहरी है, कार्यपालिका दोहरी है, किंतु न्यायपालिका एकल है, किंतु न्यायपालिका एकल है, न्यायपालिका याद आएगा, पढ़ने के लिहाज से अंदर सरल हो जाए इसलिए करते हैं। चलिए देखिए, अब बेसिक 2 चीजें और समझ लीजिए, फिर धीरे धीरे सारी चीजें आपस में जुड़ेंगी। संविधान को जानिए क्या होता है, आपसे पूछेगा संविधान कितने प्रकार का होता है, तो एक तो होता है रिटिन यानी कि लिखित संविधान, और एक ऐसा होता है अलिखित संविधान। लिखित का मतलब लिखा, और अलिखित का मतलब अब सोच के देखो, किसी देश का संविधान बिना लिखा हो सकता है? मान लो इंडिया का अधिकृत संविधान बना दे, तुम जा रहे मोटरसाइकिल पे 4 लोग पुलिस पकड़ने, हाँ भाई चालान होगा 3 से ज्यादा, तुम क्या करोगे, कहाँ लिखा दिखाओ, क्योंकि लिखा तो नहीं। तो यहाँ अलिखित का मतलब वो मत समझो। अलिखित का मतलब देखो 2 तरीके हैं, एक वो संविधान जो एक निश्चित समय में कुछ लोग मिलकर, यानी जिसे संविधान सभा कहेंगे, एक निश्चित समय में संविधान सभा तैयार करेगी, वो कैसा संविधान होगा। और जिस देश का संविधान परंपराओं पे चला रहा है, जो पहले परंपरा थी वही अभी तक चली आ रही है, तो वो कैसा हो जाएगा, आगे याद रहेगा।
लिखित संविधान, दुनिया का पहला लिखित संविधान देने वाला देश कौन सा था? 1789। ठीक है, पहला अलिखित संविधान तो ब्रिटेन। अब प्रश्न यहाँ पूछता है कि भैया बताओ भारत का संविधान कैसा है? तो हमारा संविधान लिखित भी है और प्लस अलिखित भी। आ जाइए, आ जाइए। हमारा संविधान लिखित भी है और अलिखित भी। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन आपने भी पढ़ा होगा। और अंग्रेजों की कुछ परंपराएं आज भी ऐसी हैं जो चल रही हैं, इसीलिए भारत का संविधान कैसा है? लिखित प्लस। याद रहेगा। अगला प्रश्न आपसे पूछेगा, दुनिया का सबसे कठोर संविधान कहाँ का है? बताओ कहाँ दिमाग में आ रहा है? कौन सा संविधान है? सबसे कठोर संविधान है बेटा अमेरिका। ठीक, सबसे लचीला या सबसे कमजोर संविधान तो ब्रिटेन। कभी ये मत सोचना कि सबसे कठोर संविधान मान लो सऊदी अरब, यूएई, वहाँ तो सरिया कानून चलते, चोरी करी हाथ कटवा दो चौराहे पे, तो वो होती है क्या? दंड देता। लेकिन अभी हम किसकी बात कर रहे हैं? संविधान। किसी भी देश का संविधान कठोर होगा या लचीला होगा, ये डिपेंड करता है उस देश की संविधान संशोधन प्रक्रिया। संशोधन मतलब समझते हैं अमेंडमेंट यानी बदलाव। जितनी जटिलता से मुश्किल से बदलाव होंगे उतना संविधान क्या है, और जितनी आसानी से बदलाव हो जाएंगे उतना संविधान क्या है। फिर वही प्रश्न, भारत का संविधान कैसा है? तो भारत का संविधान थोड़ा कठोर है और थोड़ा क्या है? तो हम लोग पढ़ेंगे कि भैया हमारे यहाँ जो संशोधन है वो आसानी से भी हो जाते हैं और मुश्किल से भी होते हैं। तो सबसे कठोर अमेरिका, सबसे लचीला ब्रिटेन, भारत, फिर से दोनों के बीच में थोड़ा कठोर। आगे बात समझते, नोट करो राज। विश्व का सबसे छोटा संविधान जो अमेरिका का है, आगे ब्रैकेट लिखा है। ठीक है, 7 आर्टिकल, वैसे 3000 लगभग शब्द है। आर्टिकल के हिसाब से 7 आर्टिकल है केवल। हमारे में जो लिखा गया था सभी 395 सबसे बड़ा लिखित संविधान भारत का ही है। अच्छा, यूपी पुलिस का एग्जाम दिया हो किसी ने, पूछा हो तो उसमें प्रश्न आया था भारत का संविधान किसने लिखा? आपके मन में क्या प्रश्न, क्या आंसर आता है? जो आता हो बताओ, गलत सही यही आता है ना, और ये गलत है और ऑप्शन में भी था। और सही जवाब है प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। ये अभी हम सब बताएंगे आपको बहुत चीजें। भारत का संविधान किसी से पूछो किसने लिखा तो बी.आर. अम्बेडकर ही बताता कि बनाया किसने, तो भी बी.आर. अम्बेडकर, लेकिन 299 लोग लगेंगे। ठीक है, कंपटीशन में कितना कुछ बदल जाता है ये अब आपको पता चलता है। जैसे मैं आज ही सुबह आपको यूवी क्लास में पढ़ा रहा था, पौधे श्वसन में कौन सी गैस लेते हैं? पौधे श्वसन में हम लोग मेनली, वैसे तो सभी लेते हैं, मेनली हम ऑक्सीजन लेते हैं और CO2 रिलीज करते हैं। पौधे श्वसन में कौन सी गैस लेते हैं? और O2 निकालते हैं, और ये गलत है। अब आप कहोगे सर हमने तो बचपन में पढ़ा, आप कैसी बातें कर रहे हो? आपने बचपन में पढ़ा लेकिन इस शब्द का प्रयोग कभी करा? आप ये बस कह रहे हो पौधे CO2 लेते हैं और O2 श्वसन को हमारी तरह करते हैं। इसके अलावा एक क्रिया करते हैं कौन सी? फोटोसिंथेसिस। इसमें वो क्या करते हैं? CO2 लेते हैं और O2 छोड़ते हैं। तो ऐसे ऐसे प्रश्न घुमा के बच्चा सोच के आता मैं तो बहुत सही करके आया हूँ और गलती हो गई। तो ये छोटी छोटी चीजें हम लिख रहे हैं। देखिए अब आगे विश्व की शासन व्यवस्थाएं, विश्व की प्रमुख शासन व्यवस्था, विश्व की प्रमुख शासन व्यवस्थाएं। कोई चीज ना समझ में आए 10 बार पूछना, लेकिन ये बात डाउट लेके मत जाना। विश्व की शासन व्यवस्थाएं, हम लोग तो भारत ही पढ़ रहे हैं, लेकिन क्या दुनिया में सब जगह भारत जैसा चलता है? बिल्कुल नहीं, अलग अलग है। चलो देखिए, सबसे पहला है आपको याद रखना है राजतंत्र।
सुना होगा। सबसे पुराना भी यही है। पूरा हिस्ट्री जो है वो राजतंत्र ही है। राजतंत्र सबसे पुराना यहाँ सभी को पता है। मूल रूप से कौन होता है? कानून जो होते हैं बनाएगा भी कौन? राजा करता है। लागू भी कौन कराता है? और न्याय भी कौन देता है? राजा। जहाँ सारी शक्तियाँ किसी एक व्यक्ति में होती हैं उसको कैसा कानून बोलते हैं? सबसे पुरानी व्यवस्था यही है, पूरा इतिहास यही है। ठीक है। क्या आज भी देखने को मिलती है? बिल्कुल सब मिलती है। कहाँ पर? सऊदी अरब। ब्रिटेन वाला क्यों नहीं कहेंगे? क्योंकि जैसा हमारा राष्ट्रपति है ना, जैसे आपसे मैं सबसे ऊपर पद किसका है? राष्ट्रपति। लेकिन अभी पढ़ोगे ना, राष्ट्रपति उस शेर की तरह है ना जिसके दांत नहीं, मतलब उसको नाम के लिए बढ़ा लेकिन उसे कोई पावर नहीं दी। अब यहाँ पढ़ोगे धीरे धीरे सब। तो सऊदी अरब यूएई, ऐसे ही ब्रिटेन के जो आप राजा बता रहे हो वो भी नाम के लिए है, लेकिन बहुत चलता क्या है? लोकतंत्र चलता है। ठीक है। तो ऐसे देशों में आज हमें क्या मिल जाएगा? समझ गए? यहाँ वंशानुगत शासन होता है। वंशानुगत का मतलब राजा का बेटा ही राजा हो, याद रहेगा। दूसरी व्यवस्था जो मेरी बहुत पसंदीदा है, तानाशाही। इंग्लिश में बोलते हैं डिक्टेटरशिप। क्या बोलते हैं? जहां तख्ता पलट। अभी आपने हमारे पड़ोसी म्यांमार को देखा, वहां की राष्ट्रपति आंग सान सू तख्ता पलट गया और सत्ता चली गई। पड़ोसी बांग्लादेश को देखा, वहां की भी देखा, तख्ता पलट हो गया। तख्ता पलट क्या है? जैसे मोदी जी बैठे, सारी सेना उन्होंने मेरे अंडर पे आ जाए, सारी पावर मुझ पे आ जाए, तो मैं यहाँ तख्ता पलट कर दूंगा, खुद शासन में बैठ जाए। अब केवल किसकी चलेगी? मेरी चलेगी। तो उस देश को क्या बोलते हैं? कोई एग्जाम्पल है? उत्तर कोरिया। और भाई किम जोंग का नाम सुना है? इसकी हरकतें बड़ी है। अगर देखो, मुझे तो जब भी खाली बैठा बोरियत होता है तो उत्तर कोरिया का इतिहास पढ़ने लगता है। उत्तर कोरिया में कोरोना नहीं फैला, 12 मरीज दिए, 7 मिनट बैठा के गोली मार दी, कोरोना खत्म। हमारे यहाँ की दवाई दे रहे थे, वहाँ कोरोना खत्म। उत्तर कोरिया में जब किम जोंग के पिताजी खत्म हुए तो उस समय तो उन्होंने सारे किया कार्यक्रम करे, बाद में वीडियो फुटेज निकलवाई, रोया कौन और जंगली जानवरों पे आगे भिजवा दिया। वो है किम जोंग। उसकी सभा ले रहा था, मीटिंग, तो वासी तो आई जाती है, किसी न किसी को, 2 मंत्रियों को वासी आ गई, तोप से उड़वा दिया। वो है किम जोंग। सोचो। अरे और तो और, इसकी पत्नी का फोटो एक कैमरामैन ने बिना बताए इससे खींच दिया, उसकी सरिया से आगे बढ़वा दिया। तो ये है तानाशाही। जो मनो करो, कोई रोकने वाला नहीं। याद रहेगा। अगली रैंक देखिए है गणराज्य। गणराज्य क्या होता है? जहां वंशानुगत शासन, पहले लिखो साम्यवाद, तब गणराज्य। अगली है साम्यवाद, कम्युनिस्ट। जहां बेटा जिस देश में एक ही पार्टी हो, जैसे हमारे कितनी पार्टियां गिनती नहीं है, आम आदमी पार्टी, बीजेपी, कांग्रेस, एनसीपी, जाने कितनी है, लेकिन साम्यवाद जो कंट्री होगी वहां क्या होगी? एक ही पार्टी होगी और उसी के लोग क्या करेंगे? शासन करेंगे। तो एक तरह से ये भी इसी का रूप है। ठीक, कोई दूसरा देश भी नहीं है। आज सारी पार्टियां खत्म कर देंगे, मोदी जी को डर रहा है मुझे भी हराएगा, अब वो जो चाहे वो करे। तो तानाशाही है। कहाँ देखने को मिलेगी? हमारे पड़ोसी की। किसके यहाँ? चीन कैसी कंट्री है? कम्युनिस्ट कंट्री। इसीलिए देख लो दुनिया को हिलाए पड़ा एक। ठीक है। अगला शासन आ जाएगा गणराज्य। गणराज्य का मतलब क्या होता है? जहाँ वंशानुगत शासन ना हो, मतलब राजा का बेटा राजा ना हो। हमारे यहाँ कैसा है? गणराज्य है। हमारे के राष्ट्रपति का बेटा ही राष्ट्रपति बनता है, यानी कितने कुमारे राष्ट्रपति होगा, प्रधानमंत्री होगा। ठीक। लास्ट और सबसे फेवरेट दुनिया का है कौन सा? डेमोक्रेसी, यानी कि लोकतंत्र। अमेरिका के एक राष्ट्रपति थे अब्राहम लिंकन, उनकी एक परिभाषा है, डेमोक्रेसी टू द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। जनता का, जनता के द्वारा, जनता पे शासन। हम में से कोई लोग आएंगे, चुनाव लड़ेंगे, हम ही लोग उन्हें वोट देंगे और वो जीतने के बाद हम ही पे राज करेंगे। तो यह सारा रोल किसका है? जनता का, लोगों का। इसीलिए तो क्या बोलते हैं? अभी जब लिखोगे तो डेफिनेशन लिखा दो। ठीक। अब लोकतंत्र, अब आप कहोगे सर भारत में क्या है? बताओ भारत में क्या है? भारत में हमने जब अभी पढ़ेंगे प्रस्तावना, हम लोकतांत्रिक गणराज्य में दोनों को लिया। ठीक है। भारत क्या है? लोकतांत्रिक गणराज्य, प्रस्तावना में लिखी। अब लोकतंत्र भी 2 तरह का होता है। एक होता है प्रत्यक्ष लोकतंत्र, और एक होता है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र।
प्रत्यक्ष लोकतंत्र बेटा वहीं पर हो सकता है जहां कम जनसंख्या है। जैसे आप लोगों ने क्या सीधे मोदी जी को कभी वोट दिया, कभी राष्ट्रपति को वोट दिया? तो जहां लोग सीधे प्रधानमंत्री सीधे राष्ट्रपति चुनेंगे वो कैसा लोकतंत्र होगा? लेकिन ये वही पॉसिबल है जहाँ क्या हो, हमारे देश की जनसंख्या देख लो, 150 करोड़ पहुंच गए, इतने तो दिल्ली में नहीं आ पाएंगे, संसद को छोड़ ही दो। तो ये हमारे पॉसिबल नहीं। ये कहाँ है? स्विट्जरलैंड में। स्विट्जरलैंड सुना होगा? स्विट्जरलैंड में यहाँ बेटा प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति मात्र 1 साल के लिए चुने जाते हैं और सीधे इनको वोट दिया जाता है। मात्र की जनसंख्या मात्र कितनी है? 38 लाख। कितनी है? पीलीभीत डिस्ट्रिक्ट की इससे ज्यादा बैठते हैं। ठीक है, याद रहेगा। आप प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहाँ होगा? जहाँ जनसंख्या क्या होगी? ज्यादा। भाई सीधे वोट नहीं करा सकते तो हम क्या चुनेंगे? विधायक चुनेंगे, मुख्यमंत्री। अब ये भी 2 प्रकार का होता है। एक होता है अध्यक्षात्मक लोकतंत्र और एक होता है संसदात्मक लोकतंत्र। ठीक है, अध्यक्षात्मक क्या होती है? समस्त शक्ति किसी एक ही व्यक्ति में होगी, सारी शक्ति किसी, जैसे अमेरिका के राष्ट्रपति में सारी पावर, वहां कैबिनेट मंत्री की प्राइवेट आदमी को रख दिया जाता है। चुनाव चल ही रहा है, आप देख ही रहे हो। ठीक। संसदात्मक क्या होता है? जहाँ नाम मात्र का कोई और होगा और वास्तविक कोई और होगा। याद रहेगा, इससे ध्यान रखना, अलग अलग है। तो जैसे भारत में नाम मात्र के लिए कौन है? राष्ट्रपति, और वास्तविक और होता है प्रधानमंत्री। कभी कोई गलत काम हो गाली किसे दोगे? प्रधानमंत्री को। अच्छा काम हो तारीफ किसकी करोगे? प्रधानमंत्री। क्या कभी राष्ट्रपति को सुनते हो? आधे ज्यादा ग्रामीण आबादी में ऐसे देखोगे जो राष्ट्रपति का नाम तक नहीं जानते। ठीक है, तो भारत क्या है? भारत लोकतांत्रिक गणराज्य है। लोकतंत्र में भी कौन सा है? अप्रत्यक्ष, और अप्रत्यक्ष में भी कौन सा है? कोई दिक्कत यहाँ तक? लिखिए फिर आगे बढ़ना। जाओगे उत्तर कोरिया रहते हैं? नहीं जाएगा। बहुत अच्छे देश में रह रहे हैं, हवाई चप्पल पहनने वाला हवाई जहाज में बैठे आदमी बुराई कर देता। अरे अंबानी जी है, मोदी जी है, वहाँ सोचो, सोचने को ही खत्म। गणराज्य का एग्जाम्पल नहीं? गणराज्य वंशानुगत शासन ना हो। मतलब कोई एग्जाम्पल देश? एग्जाम्पल लिख लो, ब्रिटेन लिख लो, भारत लिख लो। लेकिन भारत को इसलिए लिखते दोनों में आ जाता है। यहाँ पर डेफिनेशन परिभाषा मैं लिखा दूंगा, यहाँ पर लिख लीजिएगा, तब आगे बढ़िएगा। एक बार में अच्छे नोट सुना लीजिए, कोई भी टॉपिक को 2-4 लाइनें छोड़ के चलना। आगे कोई चीज़ अपडेट हो तो बहुत तुरंत देखिए, बार बार बोलना, नोट बनाते रहोगे जीवन में। एक बार बन गया परमानेंट। बीच में गैप छोड़ दिया, जैसे ये टॉपिक है 2 लाइनें छोड़ दी, उससे कभी कुछ ऐड ऑन करना पड़े तो जोड़ लिया वहीं पर।
परिभाषा बोल दूं? पढ़ने में तो एक साल पढ़ो तभी कि हमें पेपर के लिहाज से जरूरी है, बस उतना ही पढ़ना। ठीक है, परिभाषा लिखिए। जनता का जनता के द्वारा जनता पे शासन। जनता के द्वारा जनता पे शासन। जनता के द्वारा जनता पे शासन। ठीक है, हो गया? चलिए अब देखिए तो टॉपिक को शुरू करते हैं। अगर आप पॉलिटी में देखोगे तो पहला जो टॉपिक है आपका, अरे शांति से भाई सुनो, पहला जो टॉपिक है वो क्या है? संवैधानिक इतिहास। ठीक है, और अभी शायद हिस्ट्री की क्लासेस लगी नहीं होगी, तो ये मॉडर्न हिस्ट्री का हिस्सा है। आप जब मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीट करोगे तो ये बहुत अच्छे समझ में आएगा। अगर मैंने अभी यहाँ से शुरुआत कर दी तो शायद ऊपर से निकल जाए दिक्कत, पीछे का बेस होगा। ठीक है, हालांकि हम बता देते हैं कि कहाँ से शुरुआत करेंगे, लेकिन इसको कराएंगे सबसे लास्ट में, जब आपको चीज़ें समझ में आने लगेंगी, सारी शब्दावली आपको पता हो। ठीक है, बस इतना ध्यान रखना है। अगर हम थोड़ा सा पीछे जाए, चलो मॉडर्न हिस्ट्री की थोड़ी सी बात आपको बता देते हैं, आपको भी पता ही होगा। ये जो टॉपिक है ये हिस्ट्री में भी है, पॉलिटी में भी है, तो कहीं भी पढ़ लो आप एक ही। आपने महाद्वीप सुना होगा, एक यूरोप और एक महाद्वीप है हमारा कौन? एशिया। पहले ना यूरोप और एशिया के बीच में व्यापार होता है, और कैसा व्यापार? स्थलीय मार्ग। स्थलीय मार्ग से क्या होता था? व्यापार। कोई दिक्कत नहीं कि आ जा रहे। यहाँ पर एक जगह पड़ती है बेटा, कस्तूतूनिया। सुनना इत्मीनान से, क्योंकि ये चीजें लिखाई नहीं जाएंगी, आपके दिमाग में कहानी बैठनी चाहिए। ठीक है, तो अगर आपको एशिया से यूरोप जाना है या यूरोप से एशिया आना है तो कहाँ से गुजरना पड़ेगा? इसके बिना आप नहीं जा सकते। वर्तमान में इस्तांबुल सुना है, तुर्की है, एक कंट्री है तुर्की, जिसका नाम बदल के तुर्किया करा गया, इस्तांबुल, वो यहीं पर है। ठीक है, इस पर क्या हुआ? इस पर 14वीं शताब्दी में अधिकार कर लिया किसने? अरब के लोग। अधिकार कर लिया किसने? अरब के लोगों ने। और जो स्थलीय मार्ग था, स्थलीय मार्ग क्या कर दिया बेटा? बंद कर दिया, खत्म कर दिया। ठीक, अब स्थलीय मार्ग जब खत्म हुआ तो समुद्री मार्ग की खोज होना शुरू हुई। इसमें दो देश बहुत आगे आए, एक स्पेन और एक पुर्तगाल। ठीक है, स्पेन से एक व्यक्ति निकला था, इसका नाम था कोलंबस। ठीक है, क्रिस्टोफर कोलंबस। तो इससे कहा गया कि भैया आप पूरब के देशों में जाओ ढूंढने और वहां रुक जाना जहां आपको मसाले मिले, वही इंडिया वाला क्षेत्र हो। लेकिन ये पूरब की जगह किधर निकला? पश्चिम की ओर। तो इससे कहा गया भाई पूरब की ओर जाओ, उधर जाना। बोला आप ही तो कहते हो पृथ्वी गोल है, यहीं से चलूंगा, लौट के फिर से यहीं आ जाऊंगा, क्या दिक्कत? अब ये भैया खोजने चला, इसको एक जगह मिल गई और यहाँ मसाले भी मिल गए, तो इसने कहा यही इंडिया है। लेकिन ये इंडिया ना हो के क्या था? यूएस। आपने पढ़ा होगा यूएसए की खोज किसने की? क्रिस्टोफर कोलंबस। और इसको इसने क्या कहा? न्यू वर्ल्ड, यानी कि नई दुनिया। आपसे प्रश्न पूछेगा नई दुनिया किसे कहा जाता है? तो अमेरिका को कहा जाता है। और यहीं पर यहाँ लोग मिले। अब अंग्रेजों के चेहरे गुलाबी गुलाबी लाल लाल होते ही हैं, आप देखोगे भैया। तो किसी वजह से इसे कहना था इंडिया, इसने कहा रेड है, तभी इसने क्या कह दिया? रेड इंडिया। तो
तो रेड इंडियन जनजाति हमें कहाँ मिलती है? यूएस। या मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ोगे, जो भी मैम सर पढ़ाएंगे बताएंगे। लेकिन पुर्तगाल से फिर एक व्यक्ति निकला, इंडिया की खोज नहीं हुई अभी तक समुद्री मार्ग। एक व्यक्ति निकला जिसका नाम क्या था? हालांकि डिटेल में पढ़ोगे तो पहले व्यक्ति था बार्थोलोमियो डियास, लेकिन असफल व्यक्ति को कोई याद नहीं रखता, याद रखना। चाहे आप 1 नंबर से फेल हो, चाहे 100 नंबर फेल, मतलब जैसे आप बताओ चांद पे पहला व्यक्ति कौन उतरा? नील आर्मस्ट्रॉन्ग, सबने सुना है ना? दूसरा व्यक्ति कौन उतरा? नहीं पढ़ोगे। दूसरा व्यक्ति को उतरने में मात्र 5 मिनट का फर्क था। सबसे पहले नील आर्मस्ट्रॉन्ग उतरे, ठीक 5 मिनट बाद उतरे थे एल्ड्रिन, लेकिन दुनिया उनका नाम नहीं जानती। तो ये आपके जीवन की सीख है। तो वास्को डी गामा निकला और यहीं पर इसने कर दी काय की खोज? भारत की खोज कर दी। केरल में पहुंचा था, केरल के कालीकट में 1498। ठीक, कुल मिला के हमें बताना है भारत के लिए समुद्री मार्ग की क्या हो गई खोज। वास्को डी गामा जब पहली बार आया, यहाँ से मसाले खरीद के ले गया और वापस अपने देश में बेचे ना इसने, तो सब खर्चा निकाल कर इसको प्रॉफिट हुआ 60 गुना। 60 गुना प्रॉफिट समझते हो? अगर किसी ने बिजनेस में 1 लाख लगाए, 1 लाख के कितने बन गए? कितना अच्छा मुनाफा। और ये बात पूरे यूरोप में फैल गई, यार भारत के मसाले बहुत अच्छे हैं, चलो ले लो। क्यों? क्योंकि ये सब ठंडे देश है और मीट मांस मछली नॉनवेज ज़्यादा खाते हैं, और जो भी आप में से खाता हुआ उसे पता होगा बिना मसालों के नॉनवेज अच्छा लगेगा, तो इसी वजह से हमारे मसाले इतने पसंद हैं। ठीक, तो भैया ठीक है भैया, हर कोई याद रखना। अब जो मेन हमें याद रखना है कौन आया था, तो एक कंपनी बनी थी 31 दिसंबर 16। कंपनी का नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी। ये अंग्रेजों की कंपनी थी, भारत में व्यापार के लिए। ईस्ट मतलब पूरब, इसीलिए ईस्ट इंडिया कहा। और कहाँ बनी थी? तो लंदन। 217 लोगों ने मिलकर एक क्या बना दी? कंपनी, कि चलो भाई भारत से क्या करेंगे? व्यापार करेंगे। ठीक, तो यहाँ भैया रानी साहिबा थी एलिजाबेथ प्रथम। इन्होंने एलिजाबेथ प्रथम से क्या मांगा? प्रथम से अधिकार पत्र लिया, कहा अधिकार पत्र प्राप्त किया। अब ये क्या होता है सर अधिकार पत्र? कंपनी के लोग पहुंचे रानी साहिबा के पास और कहा भैया हम दूसरे देशों में व्यापार करना चाहते हैं, आप हमें अनुमति दीजिए। रानी बोली मुझसे क्यों अनुमति ले रहे हो? व्यापार करो, जाके सामान खरीदो, बेचो, मुनाफा हो तो तुम्हारा, घाटा हो तो। बोले लेकिन हम जाते रहे, आप हमारी सुरक्षा की जिम्मेदारी, इसके बदले एक मोटी रकम हम आपको दें। अगर कहीं हम पिटा जाए तो सीधी भाषा में बचाने आ जाना, इसके बदले हम आपको एक मोटी रकम दें। जैसे आज आप भारत की कई कंपनियों के नाम जानते हैं, अभी देख लो टाटा का नाम तो सबने सुना है। टाटा के केवल भारत में व्यापार करती है, पूरे विश्व में व्यापार करती है। तो विश्व में अगर किसी देश से व्यापार करें तो उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी भारत सरकार है। उसके बदले में टाटा कंपनी कुछ पैसा या मोटा पैसा देती होगी किसे? ठीक, भैया अधिकार प्राप्त कर लिया। उस समय अगर मैं भारत में आप पढ़ोगे तो चल रहा था बेटा कौन सा साम्राज्य? मुगल साम्राज्य। मुगल साम्राज्य किसने शुरू किया था? बाबर का बेटा, हुमायूं का बेटा, अकबर का बेटा, जहांगीर का बेटा, शाहजहां का बेटा, औरंगजेब का बेटा, बहादुर शाह प्रथम, जहांदारा, फर्रुखशाह, रफीउद्दौला, रफीउद्दौला, आलम शाह, आलमगीर द्वितीय, शाहजहां द्वितीय और लास्ट में बहादुर शाह जफर। इतने हुए, लेकिन मेन कितने थे? 7। जब हिस्ट्री पढ़े 1526 से लेकर 1530, 1530 से 1556, 1605, 1627, 1627, 1657 और 1707 ये इनके शासन का। ठीक है, अब आपसे प्रश्न पूछेगा ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई तो भारत का मुगल बादशाह कौन था? लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी का जो पहला बंदा भारत आया था जिसका नाम क्या था? हॉकिंस। ये बेटा कब आया था? 1608 में। तब तक हो गई थी मृत्यु और किसके दरबार में पहुंचेगा? प्रश्न 2 बन चुके हैं। कंपनी बनी थी तो किसका शासनकाल था? अकबर। लेकिन कंपनी का पहला व्यक्ति जब भारत आया तो किसके दरबार में आया? और भारत आने के बाद दरबार में पहुंचा और कहा भाई मैं आपके देश में व्यापार करना चाहता हूँ, मुझे अनुमति दो। जहांगीर बोला व्यापार करो, मुझे क्या दिक्कत है, आप जहाँ चाहे मुनाफा लो चाहे घाटा लो, चीजें खरीदो। तो यहाँ से चीजें खरीदोगे, बदले में क्या दोगे? बुलियन यानी सिक्के। अब यहाँ पर क्या हुआ
उन्होंने कहा हम आपके साथ उपनिवेशित व्यापार करना चाहते हैं। कैसा व्यापार करना चाहते हैं? अब ये क्या होता है सर? उपनिवेशित व्यापार का मतलब कच्चा माल आपके देश से लेके जाएंगे अपने देश में और उसको क्या बनाएंगे? पक्का माल, और वापस आके आप ही के देश में। जैसे गेहूं ले गए फैक्ट्री, हम फैक्ट्री तो लगाएंगे भारत में, फैक्ट्री लगी है, गेहूं ले गए, बढ़िया बिस्कुट बनाया और लेके आगे इंडिया में 9 पैसों को। ये था उपनिवेशित व्यापार। लेकिन जहांगीर ने अनुमति देने से क्या कर दिया? नहीं भाई, नॉर्मल व्यापार करना है तो करो, हम नहीं। ठीक है भाई, समय बीतता गया। अब एक व्यक्ति आएगा 1615 में, टॉमस हुई। क्या नाम था? भारत में चापलूसी का जनक किसी को कहा जाता है तो वो कौन है? आज देखो भारत वाले कहीं जुगाड़ से अपना काम निकलवा लेते हैं, तो जुगाड़ वाला पहला व्यक्ति यही था, टॉमस। टॉमस को हर किसी हालत में अपना काम निकलवा लेता था, कुछ भी। इसने कहा कि तुम नहीं ले पाए अनुमति, मैं लेके दिखा। कैसे लोगों को भेज दिया। इन्होंने देखा कि मुझे जहांगीर की कमजोरी क्या है। तो जितने हमारे मुगल बादशाह थे सबकी एक ही कमजोरी थी, इनकी बेगम प्यारी बाई। ठीक, केवल एक औरंगजेब को छोड़ दीजिए, इसकी केवल एक पत्नी थी और जीवन में कोई नशा नहीं था। बाकी की तो सबसे ज्यादा शादियां किसकी हुई थी? कितनी? तुम उम्मीद भी नहीं लगता। 17,500 शादी सोच के मैंने कहा तुम उम्मीद भी नहीं लगा सकते। तो वो चीजें वहां पढ़ना। अब देखो क्या हुआ, जहांगीर की पत्नी थी कौन? नूरजहां। नाम सुना? टॉमस रो को समझ में आ गया था कि नूरजहां मान गई तो अनुमति मिल जाए। तो टॉमस रो किसे मनाने गया? अब महिला को प्रसन्न करना तो भैया गिफ्ट लेके जाओ। क्या लेके जाओ? उपहार। अब गिफ्ट में क्या ले जाए? वो तो रानी है, सोने चांदी की कमी तो होगी नहीं उसके पास, कुछ अनोखा लेके जाओ। तो आज जो आप देखते हो नकली गहने आर्टिफिशियल, असली सोने से ज्यादा चमक रहे हैं, तो उसी समय पहली बार भारत आए, बढ़िया से पैकिंग कराई और लेके पहुंच गया नूरजहां के पास। ये लीजिए आपके लिए नूरजहां को एकदम आभूषण देख के महिला खुशी हो जाएगी। तो उसके बाद उन्होंने कहा देखो मैं गरीब अंग्रेज हूँ और आपके यहाँ व्यापार करना चाहता हूँ, आपके हस्बैंड साहब हमें अनुमति नहीं देंगे। उन्होंने कहा ऐसे कैसे? तुम जाओ तो अनुमति मिलेगी। शाम को खा के भैया जहांगीर अपना काम निपटा के शाम को आए और नूरजहां ने बड़ी बात छेड़ दी, कोई ऐसे ऐसे अंग्रेज आया था, तुम अनुमति क्यों नहीं दे रहे? तो इसी समय नूरजहां ने एक बात कही थी बड़ी अच्छी, इसी समय जहांगीर ने एक बात नूरजहां से कही थी बहुत अच्छी कि तुम अंग्रेजों को नहीं जानती, ये बहुत चालाक है, अगर मैंने आज अनुमति दे दी तो ये पूरे भारत पर कब्जा है। लेकिन एक तो महिला ऊपर से पत्नी, तो सुनने को तो तैयार ही नहीं। तो भैया मजबूरी में क्या देनी पड़ी? परमिशन देनी पड़ी 11 जनवरी 1616। और यहीं से भारत एक्टिव हो गए, अनुमति मिली। और कहाँ मिली? तो अजमेर। और यहीं से भारत से एक्टिवेट हो गए कौन? हमारे अंग्रेज। ठीक, दूसरा कारण क्या था? औरंगजेब की जो मृत्यु हुई ना 1717 में, सॉरी 1760 में, इसके बाद भी जितने मुगल बादशाह के नाम लिए थे सब एकदम बेकार से डरपोक। कुछ तो ऐसा था, एक सुना होगा रंगीला बादशाह मोहम्मद शाह, वो तो लड़कियों के औरतों के कपड़े पहन के दरबार में आता था, सोचो की हालत। तो इसका भी फायदा कौन उठाएंगे? अंग्रेज। आप जो मॉडल हिस्ट्री पढ़ोगे तो आपको पढ़ाया जाएगा, तो इसका ही फायदा कौन उठाएंगे? हमारे अंग्रेज। ठीक है, तो यहीं से एक्टिवेट हो गए हमारे कौन? और इसके बाद जो व्यापारी बन के आए थे वो धीरे धीरे हम पे क्या करने लगेंगे? राज। और ये अपना पहला कानून लाएंगे। देखो अब कंपनी तो व्यापार करने गई थी, सुरक्षा की जिम्मेदारी किसने दे रखी है? ठीक, अब ये दो युद्ध आप पढ़ोगे, एक युद्ध होगा प्लासी का, सुना है? एक होगा 1764 बक्सर का, ये भी सुना है? अब ये दोनों युद्ध हुए, लड़ तो रही थी कंपनी, लेकिन सैनिक किसके पिट रहे थे? भाई सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी थी? तो नाराज हो गए एलिजाबेथ और कहा ये कंपनी जो ईस्ट इंडिया कंपनी बहुत ज्यादा क्या हो रही है? गड़बड़ होता है, अब इस कंपनी को कंट्रोल करो। तो इस कंपनी को कंट्रोल करने के लिए पहला एक्ट आया था जिसको क्या बोलते हैं? रेगुलेटिंग एक्ट। और यहीं से हमारी क्वालिटी की होती है शुरुआत। आपके घर में रेगुलेटर होगा, गैस को रेगुलेट करता है, ऐसे इस कंपनी को कंट्रोल करने के लिए पहला कानून कौन सा लाया गया? रेगुलेटिंग एक्ट। कि भैया कंपनी को क्या करो? रेगुलेट करो, कंट्रोल। और यहीं से संवैधानिक इतिहास शुरू। ठीक है, लेकिन मैं थोड़ी बहुत चीजें बताई, अब जब पूरी पढ़ के आओगे तो ये टॉपिक बड़ा अच्छा रहेगा, अन्यथा दिक्कत है। तो इस टॉपिक को हम स्टे रखेंगे लास्ट में, याद रहेगा? यहाँ तक कुछ अगर नोट करना हो तो कर सकते हो, वरना आगे बढ़ो।
कहानियाँ बहुत है, लेकिन वही है, समय को भी ध्यान में रखना है। सर 1600 में मतलब ये कंपनी बनी और अकबर का शासन था, उसमें तो मतलब कोई आया इंडिया में नहीं आया ना और इंडिया में पहला व्यक्ति जो पहुंचा इस कंपनी का वो हॉकिंस ही था 1608। ऐसा देखो, अब इसका भी लॉजिक बताऊं, जहाँ मैं लंबे समय से क्लास पढ़ाता हूँ बच्चों को, तारीख देखो कौन सी है। ज्यादातर अंग्रेज पार्टी करते हैं 31 दिसंबर को, 3 बार के फैसला ले लिया, कंपनी बना दें, उस पर अमल 8 साल बाद। ये थे 31 दिसंबर को सब लोटेड थे, रात की पार्टी थी, जब यहाँ से गए तो ये हिसाब बन गया, कंपनी बना दी, लेकिन वो एक्टिवेट न हुई। अब जब सिविल की कभी तैयारी करोगे तो उसमें ये कहानियाँ पूरी चलती है। ठीक है, चल बढ़े आगे। डायनामिक संविधान सभा देख रहे हो, अगर नूर जहां उस समय ना आ करी होती तो भारत गुलाम ना होता। एक गलती और कहां से कहां पहुंचे। दूसरा, हमारे मसाले इतने पसंद ना आए होते लोगों को, मसाले पसंद आ गए इस वजह से, और बहुत कुछ है। डायनामिक संविधान सभा, संविधान सभा आ रहा है समझ में? संविधान सभा, इसमें कुछ 5-6 लाइनें लिखते हैं, फिर इसकी कहानी पे चलेंगे। ऐसे करके लिखना है, जैसे पहले क्या डाला 1895 डैश करके आगे में जो बोलो, ठीक है। लिखिए लिखिए, सर्वप्रथम संविधान सभा की मांग, इसके आगे लिखिए 1895, सर्वप्रथम संविधान सभा की मांग बाल गंगाधर तिलक ने की। सर्वप्रथम संविधान सभा की मांग बाल गंगाधर तिलक ने की। ठीक है, आ जाइए फिर 1922 महात्मा गांधी ने इस मांग को दोहराते हुए कहा, महात्मा गांधी ने इस बात को दोहराते हुए कहा कि भारतीयों द्वारा संविधान का निर्माण, कि भारतीयों द्वारा संविधान का निर्माण, भारतीयों द्वारा संविधान का निर्माण। ठीक है, अगला 1928 नेहरू समिति ने संविधान सभा का प्रारूप पेश किया। नेहरू समिति ने संविधान सभा का प्रारूप पेश किया। समिति ने संविधान सभा का प्रारूप पेश किया। अगला 1934 M.N. रॉय ने, पूरा नाम है मानवेंद्र नाथ रॉय, M.N. रॉय या मानवेंद्र नाथ रॉय ने, M.N. रॉय ने संविधान सभा की औपचारिक मांग, ना लिखने बता देना, गलत मत लिखना, संविधान सभा की औपचारिक मांग की। ठीक है, 1935 कांग्रेस पार्टी ने, अगला 1935 कांग्रेस पार्टी ने संविधान सभा, कांग्रेस पार्टी ने आधिकारिक रूप से संविधान सभा की मांग की। ठीक है, अगला डालिए अगस्त प्रस्ताव 1940। अगस्त प्रस्ताव 1940
अगस्त प्रस्ताव 1940। लेकिन ये अंग्रेजों ने सर्वप्रथम संविधान सभा की मांग को स्वीकारा। लिख लीजिए, सब समझाऊंगा बिल्कुल। अंग्रेजों ने सर्वप्रथम संविधान सभा की मांग को स्वीकारा। अगला क्रिप्स मिशन 1942। देखो, इसमें निर्वाचित संविधान सभा का, इसमें निर्वाचित संविधान सभा की मांग को अंग्रेजों ने स्वीकारा। निर्वाचित संविधान सभा की मांग को अंग्रेजों ने स्वीकारा। लेकिन भारतीयों ने अस्वीकार कर दिया। ठीक है, अब समझो इसके पीछे कहानी बड़ी अच्छी है। आप ये बताओ, जो संविधान होता है, क्या होता है संविधान? किसी देश के चलाने का नियम, ऐसे नियम कानून तो सबके लिए समान होते हैं। छोटी भाषा में, आसान भाषा में, ऐसे नियम या कानून तो क्या होते हैं सबके लिए। जब हम पे अंग्रेज राज कर रहे थे तो क्या हमें समानता देते थे? नहीं देते थे। हमारे साथ क्या करते थे? भेदभाव। तो संविधान अच्छी चीज है कि बुरी है? अच्छी चीज है। हमारे साथ भेदभाव हो रहा तो हम तो मांग करेंगे। तो भारत 1895 में करी, 1922 में करी, 28 में करी, 34 में करी, 35 में करी, क्यों करी? क्योंकि हमारे साथ क्या हो रहा था? आखिर 1940 में ऐसा क्या हुआ कि अंग्रेज संविधान बनाने को तैयार है? कुछ तो हुआ ही होगा, ऐसे अंग्रेज क्यों मान जाएंगे भैया? ठीक, और क्यों इस बात को हमने नहीं माना? इसके पीछे देखो एक बड़ा अच्छा लॉजिक है, आप पढ़ोगे तो समझ में आएगा। आपने विश्व युद्ध का नाम सुना है? वर्ल्ड वॉर, प्रथम विश्व युद्ध बेटा कब हुआ था? 1914 से लेकर 1918 हुआ था। दूसरा विश्व युद्ध कब हुआ? द्वितीय विश्व युद्ध, हाँ बिल्कुल सही, 1939 से लेकर 1942 तक, नहीं 45। ठीक है, पूछे कितने देशों ने भाग लिया? तो इसमें कितने देश थे और इसमें कितने थे? याद नहीं करने। 4 में से 1 गया, कितना बचा? 8 में से 1 गया, 9 में से 3 गए, 5 में से 4 गए, कभी नहीं। ठीक है, इसका मतलब नहीं। अब मैं आपसे प्रश्न पूछता हूँ, भारत ने दोनों में से किस विश्व युद्ध में भाग लिया? पहले में, दूसरे में, दोनों में या किसी में? किसी में। दूसरे में। और कोई? अरे 2 ऑप्शन है, कोई सा बता सकते हो? किसी में। जीएस चाहे कोई सब्जेक्ट हो, पॉलिटिक्स, इकोनॉमी, आपको अपना दिमाग तेज करना पड़ेगा। हर चीज लिखाई नहीं जा सकती, सोचनी पड़ेगी। किसी में नहीं। किसी में नहीं। ये बात सही आई, क्योंकि हम क्या आजाद हुए थे? नहीं। हम आजादी नहीं हुए तो क्या हम युद्ध में भाग ले पाएंगे? जब हम गुलाम थे तो हमें मतलब ही थे। इनडायरेक्टली आपसे पूछे, अप्रत्यक्ष रूप से तो दोनों में, ठीक है, लेकिन डायरेक्ट में आजादी नहीं। ठीक, अब देखो हुआ था, जब प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ तो अंग्रेजों को पड़ी सैनिकों की जरूरत, और अंग्रेजों ने भारतीय लोगों से कहा भैया हमारी सेना भर्ती हो जाए। अब आप सोचो, आपका पड़ोसी कल आपको गाली दे और आज मदद मांगे, क्या करोगे? जो हमारा शोषण कर रहा है, क्या हम उसकी सेना में भर्ती होकर उसे जिताएंगे? तो भारत के लोगों ने सेना में भर्ती होने से क्या कर दिया? अरे नहीं, हमें नहीं करना। इसी समय भारत में लौटे थे कौन? एक व्यक्ति, 9 जनवरी 1915। कौन आया था? इसी समय भारत में आए थे महात्मा, इस समय महात्मा नहीं थे, गांधी जी। गांधी जी का क्या हुआ था? भारत आगमन। अब कुछ लोगों ने हिस्ट्री नहीं पढ़ी है तो उनको लगेगा सर गांधी जी तो भारत के ही थे, तो ये कहाँ से आए? लग सकता है। चलो मैं बताता हूँ उसकी थोड़ी सी लॉजिक है। गांधी जी कहाँ पैदा हुए थे? कब पैदा हुए? 1869, 2 अक्टूबर। गांधी कोठियावाड़ा, पंजाब। हो सकता गांधी जी वकालत की पढ़ाई करी थी लंदन से। गांधी जी धोती पहनते थे, ये मत समझना गरीब थे, उनके पिताजी
राजकोट के दीवान थे, उस जमाने में जो अपने बच्चे को पढ़ने लंदन भेजे, पैसे की कमी होगी? गांधी जी लंदन से वकालत पढ़ाई करके आए, वकील बन चुके थे, तो दफ्तर तो खोलोगे। अब भैया दफ्तर खोला, दफ्तर यहाँ पे उनकी वकालत चली, फिर जाके मुंबई भी रहे, मुंबई की वकालत चली। और गांधी जी के बच्चे तो मालूम ही होंगे कितने थे? गांधी जी के कितने बेटे थे? अरे 4 थे, हरिलाल, मणिलाल, रामदास, देवदास। अगर नहीं सुने तो कमजोर है, चलो कोई बात। तो गांधी जी की वकालत चल रही थी, ये खर्चा चला रहे थे, पैसा तो चाहिए। आपने एक महाद्वीप सुना होगा, अफ्रीका महाद्वीप, सुना है? ठीक है, अफ्रीका महाद्वीप में यहाँ पे देखना मैप पे वर्णन है। तो यहाँ पे देखोगे आप, ये एक देश है, ये है दक्षिण अफ्रीका, ये है, और ये हमारा भारत। तो दक्षिण अफ्रीका में यहाँ पर एक सेठ थे अब्दुल्ला। सेठ क्या थे? अब्दुल्ला। जैसे हम लोग गुलाम थे अंग्रेजों के, वैसे ही अफ्रीका भी गुलाम था, दक्षिण अफ्रीका भी किसका? अंग्रेजों का। तो यहाँ पर सेठ अब्दुल्ला को एक ऐसा वकील चाहिए था अपना केस लड़ने के लिए जिसे गुजराती भी आती और इंग्लिश भी आती। तो यहाँ तो कोई बिना नहीं, तो सीधे खबर पहुंच गई किस पे? गांधी जी। तो गांधी जी बोले, गांधी जी से कहा भाई केस लड़ने जाओगे? अब जो बेचारा खाली बैठा तो उसे कहीं से पैसे मिले, तो उन्होंने कहा ठीक है जाएंगे, लेकिन एक शर्त है, इतनी दूर जा रहे, आने जाने का खर्चा कौन देगा? यही तो कहोगे आप भी। ठीक, गांधी जी पानी के जहाज से पहुंचते हैं, पानी के जहाज से पहुंचते हैं अफ्रीका के एक शहर, कहाँ पर? डरबन। डरबन से इनको जाना था दूसरे शहर जिसका नाम था प्रिटोरिया। क्या नाम था? प्रिटोरिया। ठीक, अब आप बताओ, अगर टिकट मुझे को कहीं जाना, कोई दूसरा टिकट भेजा, तो मैं फर्स्ट क्लास में जाऊंगा, सेकंड क्लास में या थर्ड क्लास में? फर्स्ट क्लास में मांगूंगा। तो गांधी जी ने भी टिकट तय कर लिया फर्स्ट क्लास। गांधी जी ट्रेन में चढ़ गए, लेकिन यहाँ पर बेटा चलती थी रंगभेद की नीति। साफ साफ लिखा था फर्स्ट क्लास के डिब्बों में भारतीय और कुत्ते अलाउ नहीं, इतना ज्यादा भेदभाव था इंडिया में। ठीक, अब गांधी जी चढ़ तो गए, टीटी आया, गांधी जी ने टिकट दिखाओ। गांधी जी सिर्फ कोट पैंट वाले थे, सलमान खान टाइप, धोती होती उस समय नहीं पहनी थी, भारत आगे पहने। अब उन्होंने टिकट दिखाया फर्स्ट क्लास, लेकिन टीटी बोला ना तुम्हें थर्ड क्लास जाना, क्योंकि यहाँ भेद रंगभेद। गांधी जी नहीं माने, तो जबरदस्ती गांधी जी को एक स्टेशन पे उतार दिया। देखा है, लेकिन हम लोग प्यार से क्या कहते हैं? उतार। पीटर मॉरिस। इस स्टेशन का नाम क्या था? पीटर मॉरिस। हालांकि स्टेशन का नाम महात्मा गांधी रेलवे स्टेशन कर दिया गया। ठीक है, अब गांधी जी ने यहाँ बैठ के सोचा क्या करें, या तो वापस जाओ, यहाँ सब कुछ ठंडा पड़ा, या तो यहीं पर है तो चला गया। तो जो व्यक्ति गया था 20-21 दिन के लिए, वो व्यक्ति 22 साल तक रुका अफ्रीका में, और 22 साल में रंगभेद की नीति खत्म करके भारत आगमन कब हुआ था? 9 जनवरी 1900। आगे बात समझ में? बाकी मैंने कहा ना मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ोगे तो और डिटेल मिलेगी आपको। तो गांधी जी की पहली जेल अफ्रीका, पहला आंदोलन अफ्रीका, पहला आश्रम अफ्रीका, ये सब खत्म करके भारत कब आए थे? इसीलिए तो आप मनाते नहीं हो 9 जनवरी को प्रवासी दिवस, सुना नहीं होगा, इसीलिए तो मनाते हैं। ठीक है, तो अंग्रेजों के सामने पहली बार कोई व्यक्ति, अंग्रेज पहली बार किसी व्यक्ति के सामने झुके थे, वो कौन थे? हमारे, क्योंकि वहां रंगभेद की नीति खत्म कर दी। पहली बात सुनिए, अब अंग्रेज कोई सेना में भर्ती हो नहीं रहा, तो अंग्रेज किसके पास पहुंचे? गांधी जी के पास कि यार देखो हमने तुम्हारी बात वहाँ मानी थी, अब तुम ऐसा करो, लोगों से कहो हमारी सेना में भर्ती हो जाए, हमारी मदद। तो गांधी जी बोले भाई इसमें मेरा क्या फायदा, मतलब हमारे देश का क्या फायदा? तो बोले अगर सब कुछ सही रहा तो विश्व युद्ध के बाद हम संविधान बना देंगे, सबको भेदभाव खत्म, और अच्छा रहा तो आज़ाद कर देंगे, हटाओ कले से तुम्हें आज़ाद कर। तो गांधी जी घर घर गए, लोगों से हाथ जोड़े और लोगों से कहा कि भैया भर्ती हो जाए। इसीलिए गांधी जी को कहा जाता है भर्ती करने वाला सार्जेंट। ठीक है, दलाल कहते हैं जिसको। ठीक है, गांधी जी लोगों के हाथ जोड़े कि भैया भर्ती हो जाए, आजादी में। गांधी जी की कहने पर बहुत बड़ी संख्या में लोग भर्ती हुए, और सबसे ज्यादा शहीद भी। आप कभी दिल्ली जाओगे, इंडिया गेट देखा है? इंडिया गेट इन्हीं शहीदों की याद में बना था जो प्रथम विश्व युद्ध में खत्म हुए, उनके नाम भी बाकायदा लिखे। कुल मिला के विश्व युद्ध खत्म हो गया, सबसे खुश कौन घूम रहे थे? अब तो आज़ादी मिलेगी, आज़ादी मिलेगी। गांधी जी अंग्रेजों के पास गए, भैया लाओ अब आज़ादी दो, हमने तुम्हारी मदद करी, विश्व युद्ध खत्म हो चुका है। अंग्रेज कह रहे भैया आप कौन? हम नहीं जानते आप। अंग्रेजों ने कहा रात गई बात है, मतलब अंग्रेज अपने वादे से क्या कर गए? मुकर गए, हमें धोखा दे दिया। और जब ज्यादा चिल्लाए तो एक कानून ला दिया 1919 में, जिसको आप पढ़ोगे काला कानून।
सुना है? बिना अपील, बिना दलील, बिना वकील कर डाला जलियांवाला बाग हत्याकांड से, मतलब कुल मिला के हमें धोखा मिलेगा। ठीक है, ठीक। अब दोबारा विश्व युद्ध आया, दोबारा से अंग्रेजों को काय की जरूरत पड़ी? सैनिकों को। इसी वजह से 1940 में अंग्रेज क्या कह रहे हैं? चलो भैया हम तुम्हारे लिए संविधान बना दें। लेकिन हमने इस मांग को क्यों अस्वीकार किया? क्योंकि ये कह रहे थे कि अंग्रेज भारतीय संविधान अंग्रेज बनाए, लेकिन हमने कहा नहीं, हम भारतीय ही बनाए। तो इस मांग को हमने क्या कर दिया? जैसे जैसे विश्व युद्ध और आगे बढ़ा और आगे बढ़ा, वैसे वैसे सैनिकों की और जरूरत पड़ी। तो 1942 में अंग्रेज बोले अरे भैया ठीक है, तुम ही बना लेना, अब तो मदद कर दो, तुम ही लोग मिलकर संविधान बना दो, अब भी मदद करो। लेकिन हमने इस मांग को भी क्या कर दिया? क्यों? क्योंकि उन्होंने ये कहा था जब विश्व युद्ध खत्म हो जाएगा तब हम आपके लिए संविधान बनाएंगे, और हम पहले धोखा खा चुके थे, क्या दोबारा खाते? इसीलिए उन दोनों मांगों को हमने क्या कर दिया? याद रहेगा द्वितीय विश्व युद्ध का परिणाम क्या हुआ? 6 अगस्त 1945 और 9 अगस्त 1945 को 2 परमाणु बम गिरे। कहाँ पर? हिरोशिमा और नागासाकी। कभी कभी पूछता है इनपे बम जो जापान के 2 शहर हैं, अमेरिका ने गिराए थे। हिरोशिमा पे जो बम गिरा था उसका नाम क्या था? लिटिल बॉय। और नागासाकी पे जो बम गिरा था उसका नाम था लिटिल बॉय और फैक्ट्री है। ठीक है, 2 परमाणु बम गिरे और सरेंडर कर गया हमारा कौन? 15 अगस्त 1945 को जापान ने क्या कर दिया? सरेंडर। और विश्व युद्ध क्या हो गया? कहानी समझ में आ गई कि क्यों मना करा? ये कहीं साइड पे नोट कर लो, फिर आगे बढ़ो। हाँ, टेक्नोलॉजी का यूज कर रहा हूँ, डिजिटल इंडिया फोन लेकिन फोन से पढ़ाई अगर होती तो फिर बात ही क्या? कल रात ही में पढ़ने गया तो 9 बजे फोन पे कुछ पढ़ने के लिए गया तो फिर 1 घंटे बाद निकलो फेसबुक व्हाट्सएप पे। तो इसीलिए फोन में पढ़ने तो नहीं जाओ, तो निकलोगे कहाँ से? ये आपको खुद नहीं पता। हिस्ट्री में ऐसी कहानियां आप दिमाग में बैठा दोगे कभी नहीं भूलोगे। कहानियां मतलब कितनी ध्यान से पढ़ो। हिस्ट्री बोरियत नहीं है, सबसे अच्छा सब्जेक्ट है। क्वालिटी भी बोरियत नहीं लगेगी, इतना अच्छा इंटरेस्टिंग बनाया जाए। हमारा फोटो भेज देना, लोकेशन वाला खींच ही दो, इसमें समय होगा। सर ये 11 हो गया। समय पता ना लगे तो क्लास अच्छा लगता है। थोड़ा सा ही और बता पाएंगे, आज़ादी दिला पाएंगे भारत को कब तक खत्म हो जाएगा? आज़ाद तो करवाई जाओ। सेव नहीं होगा ना, तो इसको सेव कर। देखिए आप देखिए
आप ये बताओ, जैसे विश्व युद्ध में हमने बताया 61 देशों ने भाग लिया, मैं भी आप समझो अमेरिका, ब्रिटेन एक तरफ, जापान, जर्मनी, इटली एक तरफ से, ये तो मेरे लिए मित्र देश, धोरी देश को बात की बात। युद्ध भले कोई जीत जाए, नुकसान तो दोनों पार्टियों को होगा कि नहीं, ऐसी बात है। अब दोनों पार्टियों को नुकसान हुआ ना, तो देखो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद बेटा ब्रिटेन में हो गए चुनाव, ब्रिटेन में क्या हो गए चुनाव, और चुनाव के बाद नए वहां के पीएम बन के आए क्लीमेंट एटली, क्लीमेंट एटली। पूछेगा कभी कभी किस पार्टी के थे, हमारे यहाँ की तरह वहाँ इतनी पार्टियां नहीं होती, वहाँ 2 ही पार्टियां होती हैं, लेबर पार्टी, कंजर्वेटिव पार्टी। लेबर पार्टी क्लीमेंट एटली बनी, इन्होंने सबसे पहले घोषणा पीएम बनते ही करी कि भारत को हम क्या कर देंगे, आजाद, भारत को क्या कर देंगे, आजाद। याद आएगा? तो आपसे पूछेगा भारत को आजाद करने की घोषणा किसने करी, और कौन सी पार्टी के थे? इन्होंने कहा था जुलाई 1948 से पहले हम भारत को क्या कर देंगे, आजाद। तो घोषणा हो चुकी थी। नॉर्मली आपको लगे कि हमें आंदोलनों से आजादी मिली, नहीं, ये परिणाम था द्वितीय विश्व युद्ध, जिसमें इतना नुकसान उठा चुका था ब्रिटेन। भारत में आंदोलन हो रहे थे, क्रांतिकारी गतिविधियां हो रही थी। दूसरा, एक देश दूसरे देश पर कब्जा क्यों करता है, कुछ फायदा मिले तभी तो, फायदा उतना इंडिया से रहा नहीं, इस वजह से ही इन्होंने कह दिया भारत को छोड़ो और वापस चलो। तो याद रहेगा, इन्होंने अधिकतम डेट मांगी थी कि भैया जुलाई 1948 से पहले हम क्या कर देंगे, इससे पहले आजाद। हालांकि प्रश्न इतना ही पूछेगा कि घोषणा करने वाले प्रधानमंत्री कौन थे, आज एक बेसिक चीजें थी, तो कौन सी चीज कहाँ से आई आपको पता लगी, कल से हमारे टॉपिक शुरू हो। हालांकि प्रश्न आपको यहाँ से ज्यादा मिले, और ये सब क्या स्टेटिक जीके का क्वेश्चन हो जाता है। क्या हो गया? देखो अंग्रेजों ने हमें आजाद करने की घोषणा तो कर दी। अब अंग्रेजों ने कहा यार हमने इतने सालों तक भारत पर राज किया है, तो हमारी कोई जिम्मेदारी है भारत के लिए। तो ऐसा करते हैं, एक सभा भेज देते हैं, तो इनके लिए संविधान सभा तैयार करें। तो कैबिनेट मिशन जिसको कहते हैं, कैबिनेट मिशन 1940। आपसे पूछेगा कैबिनेट मिशन भारत कब आया? भारत आया था 24 मार्च 1946। एक चीज ध्यान रखना, अगर आपकी जीएसटी कोई किताब हो वहाँ 23 मार्च लिखा मिलेगा, लेकिन 23 मार्च को ब्रिटेन से चला था, भारत आक्रमण कब हुआ है? ठीक है, इस पर विवाद मचा था, इस प्रश्न पर इसीलिए आपको बता दूं। ठीक है, कैबिनेट मिशन आया, इसके 3 सदस्य थे। कितने सदस्य थे? 3। नंबर 1 पैट्रिक लॉरेंस, ये अध्यक्ष थे। स्टेफर्ड क्रिप्स, और तीसरे थे बेटा एबी अलेक्जेंडर। ठीक है, एक प्रश्न और पूछता है, भारत की संविधान सभा का निर्माण, संविधान सभा का निर्माण किस मिशन के तहत हुआ है? तो आप बताओ कौन से मिशन के तहत? अब सुनो इन्होंने क्या किया, इन तीनों ने अपनी एक रिपोर्ट तैयार की और एक रिपोर्ट पेश की, और रिपोर्ट में क्या कहा कि भैया 10 लाख जनसंख्या पर, 10 लाख जनसंख्या पर कितने प्रतिनिधि चुन लीजिए? 1 प्रतिनिधि। जैसे आज भी आपको पता है हमारे चुनाव का आधार जनसंख्या ही तो है भाई, सबसे ज्यादा जनसंख्या यूपी की, इसीलिए सबसे ज्यादा सीटें कहाँ है?
वही अगर क्षेत्रफल होता तो राजस्थान होता, तो कितनी कहा इन्होंने? उस समय भारत की जनसंख्या लगभग 40 करोड़ थी, तो सदस्य जो संख्या कुल सदस्य निकल के आए तो कितने आए थे? 389। लिख लीजिए फिर आगे है है हाँ सर। सर एक भी कुछ फैक्ट लिख लो, क्योंकि अगला टॉपिक शुरू करा तो फिर हमारा घंटे लगेगा। तो मैं कुछ फैक्ट लिखवा देता हूँ, इंपॉर्टेंट फैक्ट आगे पीछे कहीं लिख लीजिए, यहाँ भी लिख देंगे तब भी कोई आपत्ति नहीं है, नोट कर है ना। क्योंकि फिर हम लोग चुनाव कराएंगे, फिर सदस्य बांटेंगे, फिर पूरा टॉपिक गाँव के बीच में अधूरा ज्ञान बड़ा खतरनाक है। और आजकल ज्ञानी बाबा कहाँ मिलते हैं? व्हाट्सएप फेसबुक पर बहुत है। ठीक है, चलिए लिखेंगे, नोट करके कुछ पॉइंट लिख लेते हैं। ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान, विश्व का सबसे बड़ा, पहले बड़ा लिखो लिखित ना लिखो, विश्व का सबसे बड़ा संविधान, विश्व का सबसे बड़ा संविधान डैश करके ब्रिटेन, ब्रिटेन। अगला, विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान, विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान भारत। अगला, विश्व का सबसे छोटा संविधान, विश्व का सबसे छोटा संविधान यूएसए। अगला, भारतीय संविधान के जनक या पिता, भारतीय संविधान के जनक या पिता। नहीं, भारतीय संविधान के बी आर अम्बेडकर। भारत का मनुभी तो कहते हैं इनको, क्योंकि हिंदुओं का सबसे पहला कानून मनुस्मृति था, इसीलिए बी आर अम्बेडकर, भीमराव रामजी अम्बेडकर। संविधान लिखा किसने था सर? हाँ, वो लिखवा दे रहा हूँ। देखिए, भारतीय संविधान प्रेम बिहारी नारायण राय जादा ने, प्रेम बिहारी नारायण राय जादा ने, प्रेम बिहारी नारायण राय जादा ने अंग्रेजी भाषा में लिखा था, अंग्रेजी भाषा या इंग्लिश में लिखा था, अंग्रेजी भाषा में लिखा था। ठीक है, आपसे पूछे हमारा संविधान कैसे लिखा गया, तो पहले इंग्लिश में था। हमारा संविधान मूल रूप से काय में लिखा गया है? अगली लाइन लिखो, इसका हिंदी अनुवाद, इसका हिंदी अनुवाद वसंत कृष्णा वैद्य ने किया, वसंत कृष्णा वैद्य ने किया, वसंत कृष्णा वैद्य ने किया। अगला देखो, भारतीय संविधान बनने में, अगला लिखेंगे, भारतीय संविधान बनने में 2 वर्ष
11 माह 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय। भारतीय संविधान बनने में 2 वर्ष 11 माह 2 साल 11 माह 18 दिन लगा तथा लिखने में 6 माह तथा लिखने में 6 माह। ठीक है। अगला, भारतीय संविधान को नंदलाल बोस ने सजाया है। भारतीय संविधान को नंदलाल बोस ने सजाया है। नंदलाल बोस ने सजाया है। सजाया मतलब ठीक है। अभी आपको जब तक पॉलिसी आएगी मैं आपको मूल संविधान की प्रति दिखा दूंगा। मार्केट मिलती है, मेरे पास है। ऐसे करके हर पेज पे ना ये इस तरह से बॉर्डर बना हुआ है। ठीक है। और इसमें हमारी कलाकृति, कमल, फूल, मोर, मतलब जो भी हमारी है वो डिजाइन करी है। ठीक है। और जो प्रेम बिहारी नारायण राजा है, इन्होंने फ्री में संविधान लिखा था। बस शर्त ये थी कि हर पेज पे नाम लिखा मिलेगा क्या है, सिर्फ प्रेम। ये शर्त थी कि हर पेज पे संविधान में क्या नाम लिखा होगा, लास्ट पेज में इनके दादाजी का नाम। ये इनने फीस दी, इसके अलावा कोई चीज नहीं। ठीक है। अगला लिखिए, वर्तमान में हमारा संविधान, वर्तमान में संविधान की मूल प्रति, संविधान की मूल प्रति मतलब ओरिजिनल कॉपी जो लिखी गई, मूल प्रति पुराने संसद भवन में, मूल प्रति उन्होंने हाथों से लिखी थी, पुराने संसद भवन, पुराने संसद भवन में हीलियम के बॉक्स में रखी। हीलियम सुना होगा, हीलियम सबसे हल्की अक्रिय गैस। हीलियम में क्यों रखी है? हीलियम में भाई कीड़ा ना लग जाए, कीड़ा तेज ना पड़ जाए, तो इस वजह से बचाने के। ठीक है। ठीक है। अगला देखिए, संविधान दिवस कब होता है? पहले था बेटा, लिखवाई गई, पहले था कानून दिवस, कानून या विधि दिवस। ठीक है। लेकिन नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई थी 2014 में, तो 2015 में उन्होंने इसका नाम बदल के क्या कर दिया? संविधान। ये भी पूछे तो 26 नवंबर। तो संविधान दिवस कब होता है? 26 नवंबर। और आपके मन में कोई प्रश्न आ रहा हो बताओ, कुछ आ रहा हो तो पूछना। पॉइंट लिखा है, भारतीय संविधान को 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे लिखने में, 6 महीने तो मतलब बना के देता है। एक मीटिंग जैसे हम लोग सब सदस्य संविधान सभा के सब लोग बैठे हैं, मान लिया उन्होंने कोई एक आर्टिकल दिया, आर्टिकल 14 विधि के समक्ष समानता। ठीक, तो इस पर तुमने दे दिया, अब इस पर सब चर्चा करेंगे, ये सही है गलत है, तो चर्चा चलिए 2 साल 11। फिर वो सब पूरा डिजाइन करके फाइल तैयार करी, वो दे दी प्रेम बिहारी नारायण राजा ने, तो भैया आप लिखो। ठीक है। और बताओ कोई प्रश्न आ रहा हो? कोई प्रश्न नहीं? यहाँ तक किसी कोई समस्या नहीं? समस्या क्या, घर जाके एक बार रिवीजन करना, समस्या तब निकलेगी। नो नॉलेज नो कंफ्यूजन, मोर नॉलेज मोर कंफ्यूजन। ठीक है। चलिए फिर इतना ही रखते हैं। 27 आज लेट हो गया क्लास, मतलब तो उधर से ही हो जाने दीजिए, हो जाने दीजिए, हो जाए। टाइम चलेगा, तुम बंद कर दीजिए। क्या हो जाएगा? 28 को हो गया, इससे बंद करना पुराने। ठीक पता तो है, हम बंद करें, अब क्या मेरे को पड़ेगा।